जय जवाहर दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पीएटी एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि हमेशा पीएटी एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उसके लिए ये जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अंतिम तक लास्ट तक देखते रहिए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक। इस जीव विज्ञान को जो है किस तरह से कौन कौन साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या क्या अपना थ्योरियाँ दिया और किसको किसका पिता कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आता है इसमें पहला है जीव विज्ञान। तो पहला इसमें जीव विज्ञान जो है, तो इस जीव विज्ञान के पिता जो कहा जाता है, जनक, जो इसको बोलते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं वो है, उसको बोलते हैं हमारे में अरस्तु के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अरस्तु आपका जीव विज्ञान का पिता होता है। उस तरह से वनस्पति विज्ञान का जो पिता होता है उसको बोलते हैं थियोफ्रास्टस। फिर आएगा इसमें जंतु विज्ञान का जो पिता है उसको बोला जाता है अपने अरस्तु। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो पिता है उसको बोलते हैं हमारे में अरस्तु के नाम से जानते हैं। अरस्तु ही है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आता है हमारे में क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जो होते हैं इसको बोलते हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ये हैं प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। अब अनुवांशिकी के पिता आते हैं। तो अनुवांशिक पिता जो होते हैं आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। फिर आगे इसमें कोशिका विज्ञान। तो ये हमारा कोशिका विज्ञान जो है, कोशिका विज्ञान का पिता इसको बोलते हैं हमारे में रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक हमारे कोशिका विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक, उसके बाद आएगा इसमें पादप सारकी। जो पादपों की जो बाह्य सारकी होता है उसको समझाया किसने था, आपका एन ग्रीव ने इसको क्या किया था यहाँ पर समझाया था, तो उसको उनका जनक कहा जाता है। उस तरह से चिकित्सा शास्त्र, जिसको में हमारे मेडिसिन वगैरह जितने आते हैं चिकित्सात्मक उपकरण, उसको बोलते हैं हमारे में हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस हमारे चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। फिर उसके बाद होगा इसमें कवक या फंगस विज्ञान के जो होते हैं, फंगसल साइंस होते हैं, उसके जो होते हैं माई केली को बोलते हैं हमारे में फंगस या कवक विज्ञान के पिता। उसी तरह से इसमें होगा जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के जो पिता होते हैं उसको बोलते हैं लुएन हॉक को जो है जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। फिर उसी तरह से इसमें सूक्ष्म जैविकी होगा। तो सूक्ष्म जैविकी को बोलते हैं हमारे में लुईस पास्चर, इसके पिता कहे जाते हैं सूक्ष्म जैविकी के। फिर होगा इसमें आधुनिक भ्रूण विज्ञान के होते हैं इसमें वार्न बेयर। ठीक है, वार्न बेयर जो होते हैं आपके क्या है, आधुनिक विज्ञान के जो है वो पिता कहे जाते हैं। ठीक, कोशिका। तो कोशिका क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका के नाम से जानते हैं, जिससे हमारा जो है शरीर का जो है निर्माण जो है वो होता है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो कोशिका। अब आते हैं इसमें जो कोशिका की थ्योरी है वो किसने दिया था, कहाँ से आया था, तो कोशिका की थ्योरी दिए थे आपके जो है ये रॉबर्ट हुक। ठीक, कोशिका की थ्योरी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में दिया था। ने कोशिका की खोज तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, इसको याद रखेंगे, नाम क्या है इसका, माइक्रोग्राफिया में जो है कोशिका नाम जो है इसने दिया था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में क्या दिया था, कोशिका नाम दिया था। अब कोशिका विज्ञान की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होता है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, कोशिकांग हमारे में सेल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। तो कोशिकांग में इधर है, उसके बाद आएगा खोजकर्ता, फिर उसके बाद आएगा इसमें कार्य। तो ये होगा कोशिकांग, क्या कोशिका का अंग है, खोजकर्ता का नाम, फिर उसका फंक्शन क्या काम करता है। तो पहला आएगा इसमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो इसको खोज किया था आपने हेकल ने खोज किया था। इसका काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो है निर्माण करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद आएगा दूसरे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे इसमें क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। तो इसको खोज के किया था आपके कॉलिकर ने, इसको खोज जो है वो किया था। अब इसके बाद क्या होता है, कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। जो एटीपी होता है, एटीपी हमारे में क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है उसका निर्माण करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हमारे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहता है। इसकी खोज जो है कॉलिकर ने किया था। फिर आएगा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका खोज किसने किया था, आपके पोटर ने किया था। पोटर क्या कहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में जो है, प्रोटीन संश्लेषण एवं जो है लिपिड
ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में, ठीक है। तो प्रोटीन का जो है संश्लेषण करेगा और स्टेरॉइड का भी इसमें फॉर्मेशन करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय की खोज किसने किया था? तो खोज किसने किया था इसका? कैमिलियो गोल्गी ने इसकी खोज जो है वो किया था, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी, इसका काम क्या होता है? शुक्राणु के जो एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण एवं हार्मोन्स, ठीक है, क्या करने एवं हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का भी करेगा। उस तरह से हार्मोन्स श्रावण एवं जो है पदार्थों का संचय एवं तथा स्थानांतरण करने का काम जो है वो करता है, क्या हमारे में? गोल्गी बॉडी, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें कोशिका की भित्ति सेल वॉल जो होती है, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की भित्ति का जो है खोज करने वाला था, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य को चलो देख लेते हैं। तो कार्य में आएगा आपका मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है। अब उसके बाद और क्या बोलता है? कैल्शियम व जो है मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच जो है सीमेंट का कार्य जो है वो करती है। अब उसके बाद आएगा इसमें जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म में खोज किसने किया था? दो हमारे पास क्या है? द्रव्य पाए जाते हैं, एक होता है जीव द्रव्य और एक होता है इसमें कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य खोज किसने किया था? इसमें पुरकिंजे ने इसको किया था। अब इसमें क्या बोलते हैं? जीवन की भौतिक जो है आधारशिला किससे होती है? जीव द्रव्य से ही होता है, ठीक। फिर उसके बाद आएगा इसमें कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल। तो कोशिका का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? आपका सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। और इसके आधार पर क्या है, इसका कार्य क्या करता है? आकृति प्रदान करना व पदार्थों का जो है आदान प्रदान करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है होते हैं। क्वांटासोम, तो क्वांटासोम की खोज किसने किया था? आपके पार्क एवं जो है पोन ने इसको किया था, पार्क एवं पोन ने। और इसको बोलते हैं हमारे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। यह होगा प्रकाश संश्लेषण की इकाई। अब उसके बाद आएगी इसमें राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज किसने किया? आपका पायलेट ने राइबोसोम की खोज की है। और इसी के द्वारा जो है आपका प्रोटीन का जो निर्माण जो है वो होता है, प्रोटीन का निर्माण इसमें जो है वो होता है, ठीक है। अब उसके बाद होगा इसमें तरल का, या इसी को बोलते हैं हमारे में सेंट्रोसोम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो टी बोवेरी ने इसको जो है खोज किया था। अब इसमें कार्य क्या है इसका? तो कोशिका विभाजन के समय जो है एस्टर किरणों, कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास जो है इसके द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आएगा इसमें लाइसोसोम। उसके बाद आएगा इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली जो है कहा जाता है, क्योंकि जो है इसका काम होता है सेल ऑर्गेनिज्म को क्या करना, डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा अगर काम हो जाए तो ऐसे ऑर्गन्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली जो है कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? आपका डी डुवे ने इसकी खोज किया था। क्या बोलता है? बाह्य कोशिकीय पदार्थों तथा अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन एवं आत्महत्या की थैली जो है इसको कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद होगा इसमें प्रोक्सिसोम। तो प्रोक्सिसोम का खोज किसने किया था? आपका टालबर्ट ने किया था। और इसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। फिर होगा इसमें सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको खोज किया था आपने टी टार्बटीस ने किया था। अब इसके आपका कार्य है सीलिया कसाभिका तरल का एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करना, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है। उसके बाद आएगा इसमें न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज किया था आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। इसमें केंद्रिका, उसके बाद है इसमें केंद्रिका। तो केंद्रिका की जो खोज किसने किया था? आपको फोंटाना ने इसको केंद्रिका खोज किया था। और इसका फंक्शन होता है आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करने के लिए किया जाता है केंद्रिका का, ठीक है। उसके बाद होगा इसमें क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का खोज जो है वाल्डेयर ने इसको किया था। और ये जो है इसका काम है जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने वाला जो होता है इसको बोलते हैं हमारे में क्रोमोसोम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। भोजन वह पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा जो है वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु जो है ग्रहण किया जाता है, इसको बोलते हैं हमारे में भोजन। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिनकी मात्रा एवं उनके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके अवयव अलग अलग अवयव के रूप में जो है मिलता है। तो इसमें आएगा भोजन के अवयव। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। भोजन को प्राप्त ऊर्जा किससे मापते हैं? कैलोरी से इसको मापा जाता है। इसको जो है आपको याद रखना है कि इसकी भोजन में जो ऊर्जा होती है उसको आपके कैलोरी से इसको मापा जाता है, ठीक है। अब बोलते हैं भोजन में 7 मुख्यतः अवयव होते हैं जिनका मुख्य अवयव निम्नलिखित है, ठीक है। तो भोजन में हमारे पास क्या है? 7 जो है अवयव पाए जाते हैं, ठीक। पहले नंबर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका?
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। क्या होते हैं आपका? पॉलीहाइड्रोक्सी अथवा जो है एल्डिहाइड एवं जो है कीटोन होता है, जिसमें क्या होता है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन का अनुपात जो है कितना होता है? 1:2:1 के रूप में जो है वो होता है। इसको बोलते हैं हमारे में कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये उसका क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, हमारे जो शरीर में जो है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, और यही जो है ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा प्रदान जो है वो किया जाता है। किसके द्वारा? जो है कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा हमको ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होगा तो 17 किलो जूल ऊर्जा हमारे पास जो है वो प्राप्त होती है, जूल के रूप में प्राप्त होता है। अब इसको हम जब कैलोरी में चेंज करें कितना होगा? 4.1 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है उससे निकलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। अब उसके बाद आएगा हमारे भोजन में कुल ऊर्जा का लगभग जो है 60 से 80% जो है किसके होते हैं? ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। कितना प्रतिशत? आपके 60 से 80% जो है ऊर्जा किससे आएगा? कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग होता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तो इनको जो है मुख्यतः 3 जो होते हैं वर्गों में, भागों में इसको जो बांटा गया है। पहला है इसमें मोनोसेकेराइड, दूसरा होगा डाइसेकेराइड, तीसरा होगा इसमें पॉलीसेकेराइड। तो पहला देख लेते हैं मोनोसेकेराइड। ये जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। ये केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, ये जो होते हैं आपका मोनोसेकेराइड है। अब उसी तरह से इसमें जब डाइसेकेराइड आते हैं तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं? ये जो है आपके मोनोसेकेराइड के 2 इकाइयों के बने होते हैं। मोनोसेकेराइड के 2 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका सुक्रोज, इसमें आएगा आपका चीनी या टेबल शुगर, इसमें आएगा आपका माल्टोस, लैक्टोस और दूध शर्करा, ये सब आते हैं। इसमें क्या है? लैक्टोस को बोलते हैं दूध शर्करा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि दूध में जो है लैक्टोस पाया जाता है। अब उसके बाद आगे इसमें पॉलीसेकेराइड आएगा, तो जो है आपका बहुत सारे जो है मोनोसेकेराइड के ऊपर इकाइयों से मिलकर जो है वो बना होता है। बहुत सारे जो इसके मोनोसेकेराइड के जो इकाइयाँ हम उससे मिलकर बना होता है। जैसे कि आपको लिखा है यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जो आपस में जो है जुड़े हुए रहते हैं। इसमें आएगा आपका इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च आएगा। स्टार्च जो आपका किसमें है? आलू में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जो है जंतु यकृत में है पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। और काइटिन आता है उसके बाद, है ना। और काइटिन जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके काइटिन जो है आपके आर्थ्रोपोडा में, और आपका हेलोलिक अम्ल जो है पाया जाता है। ठीक है, ये है आपके क्या है? पॉलीसेकेराइड के रूप। अब उसके बाद देखते हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या स्रोत होते हैं। तो इसमें इसके मुख्य स्रोत जो है आपके आलू, फल, और उसी तरह फल में आपका केला, आम और अनाज, यानी कि इसमें चावल, मक्का, गेहूँ, मक्का और शर्करा, जैसे कि आपका शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि में जो हमको जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर अधिक हो जाता है तो उसमें हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें शुगर लेवल अधिक होने के कारण जो हमको बहुत सारे जो है समस्या जो है वो होता है। उसके बाद सी नंबर इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से बच्चों एवं वयस्कों में मोटापा हो जाता है। बच्चों और वयस्कों में क्या हो जाता है? इसका मोटापा जो है वो हो जाता है। और उसके बाद, है ना, उसके बाद अगर यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज की रुधिर में निरंतर इस तरह से जो है मधुमेह या डायबिटीज रोग जो है वो होता है। ठीक है, फैट, तो फैट किस तरह से होता है? तो इसमें देखते हैं वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना यौगिक होता है, जो कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक जो है आपका कैलोरी यानी कि ऊर्जा होती है, और ये जो है आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत होते हैं। आवश्यक जो फैट के जो स्रोत होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और बोलते हैं उसके बाद 1 ग्राम जो है वसा के ऑक्सीकरण द्वारा जो है 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो उत्पन्न होता है। कितना है आपका? 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा इसमें उत्पन्न होता है। और ये जो है आपके जल में अविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में जो है वो विलय होता है, लेकिन जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक, इसको भी याद रखेंगे कि जल में जो है फैट अघुलनशील होता है। अब उसके बाद आएगा इसमें जंतु वसाएं अर्ध ठोस होती हैं। और जंतु जो प्राप्त होते हैं वसाएं कैसा होता है? अर्ध ठोस के रूप में रहते हैं, जबकि वनस्पति जो वसाएं होती है वो तेल के रूप में जो है वो पाया जाता है, इसको तेल कहलाते हैं। ठीक है, इसके स्रोत होते हैं। तो पहला इसमें दिया है आपका, पहला है इसमें घी, मक्खन, बादाम, पनीर
और अंडे का जो जर्दी वाला भाग होता है अंदर का, वो मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पतिक तेल में फैट का जो है वो मुख्य स्रोत होता है। अब बी नंबर देखते हैं, तो बी में क्या आएगा, वसा की अल्पता से जो है त्वचा सूखी हो जाती है। वसा की अल्पता से क्या हो जाती है, त्वचा जो है वो सूखी जो है वो हो जाता है, इसको याद रखेंगे। फिर उसके बाद सी नंबर आएगा, वसा की कमी के कारण जो है वसा में घुलनशील विटामिनों की भी कमी हो जाती है। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उसकी भी कमी हो जाएगा। फिर चौथा नंबर है, वसा की अत्यधिक मात्रा से वसा के अतिरिक्त मात्रा के सेवन से मोटापा हो जाता है। अगर उससे अधिक मात्रा में खाएंगे तो क्या होता है, मोटापा हो जाते हैं। और उसके बाद ई नंबर है, इसमें कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि से हृदय रोग उत्पन्न जो है वो होता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर अधिक वहाँ पर वृद्धि हो जाएंगे तो वृद्धि होने के कारण जो है वहाँ पर क्या होगा, आपको हृदय रोग संबंधी बीमारियाँ जो है वो हो जाती हैं। ठीक, फिर आता है उसके बाद हमारे में प्रोटीन। तो प्रोटीन को देख लेते हैं, क्या बोलता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपके पास, प्रोटीन शब्द जो है जे बर्जिलियम ने सन 1930 में जो है प्रतिपादित किया था। अब प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल का जो है बहुलक होते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो है क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बनी होती है। कुछ प्रोटीनों में क्या है, सल्फर जो है, उस तरह से आपके पास फास्फोरस और लोहा जो है एफ भी पाया जाता है। फिर आपको क्या आता है, यहाँ पे प्रोटीन में लगभग जो है 20 प्रकार के जो है अमीनो अम्ल जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 20 प्रकार के क्या होंगे इसमें, 20 प्रकार के जो है इसमें पाए जाएंगे आपका अमीनो अम्ल। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसमें प्रोटीन के स्रोत। तो क्या क्या प्रोटीन के स्रोत होते हैं, तो इसमें आएगा प्रोटीन के मुख्य स्रोत जो है आपके दाल होते हैं, मछली होता है, अंडा होते हैं, पत्तेदार सब्जियां एवं जो है दूध और फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर और दही आदि में जो है आपके प्रोटीन का स्रोत के रूप में जाना जाता है। फिर हो गया इसमें प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में सूखा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होगा, बच्चों में सूखा रोग जो है होता है। एवं जो है इसको क्या बोलते हैं, क्वासियो क्वासियोकार जो है रोग उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है, क्वासियोकार जो है रोग उत्पन्न होता है। अब आएगा इसमें विटामिन। तो देख लेते हैं विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जो है शब्द आपको क्या है, फूक ने प्रतिपादित किया था। फूक एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहते हैं इसको प्रतिपादित किया था, और इन्हें घुलनशीलता के आधार पर इसको जो है दो वर्गों में इसको क्या किया है, इसको बांट कर रखा गया है। ठीक है, दो वर्ग में इसको क्या किया है, बांट दिया गया है। तो क्या क्या इसके दो वर्ग है, तो इस तरह से इसके दो वर्ग आते हैं। पहला इसमें जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होगा वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील क्या होते हैं आपके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं जो है विटामिन सी। इसको याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो हमेशा याद रखना जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन जो है सी जल में घुलनशील होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं तो फैट में घुलनशील विटामिन, तो इसमें आएगा आपका ए, डी, ई और विटामिन के, ये जो है आपके इसमें फैट में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आएगा इसमें कुछ हमारे पास है खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या होते हैं आपके पास, अधातु एवं उनके लवण जो है खनिज लवण कहते हैं। क्या होते हैं, अधातु और उनके जो लवण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, खनिज लवण कहते हैं। जो हमारे शरीर का लगभग जो है 4% जो है भाग होता है। ठीक है, शरीर का 4% भाग को क्या करते हैं, बनाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं इसमें वृहद पोषक तत्व, और दूसरा होते हैं इसमें आपके सूक्ष्म पोषक तत्व। और वृहद में क्या आएगा, इन तत्वों के शरीर को जो है अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपके पास जो है कैल्शियम फास्फोरस और क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर और पोटेशियम, ये जो है आपके पास क्या है, दीर्घ मात्रिक तत्व वृहद है। तो सूक्ष्म क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो जिनकी जो है बहुत कम शरीर को आवश्यकता होती है, जिसमें आएगा आपका आयरन आएंगे, आयोडीन आएगा, कोबाल्ट आएंगे और मिलेडियम आएगा। ये सब जो है आपके यह क्या कहलाते हैं, हमें खनिज लवण जो इसमें कहलाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। कल जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा विटामिनों के प्रकार, क्या क्या विटामिन होते हैं, उसका स्रोत क्या है, और उससे क्या, उसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।